नमस्कार। सुबह के साथ गति पकड़ती हुई जिंदगी, आपकी व्यस्त दिनचर्या और उसमें जानकारी भरी गप्पे शप्पे लेकर आपका फेवरेट कार्यक्रम बिहार बिहान। आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी एक शायर के महत्वपूर्ण शेर के साथ। मैं कहने वाली हूं उनके शब्दों में कि ज़मी की गोद में इतना सुकून था कि जो गया वो सफ़र की थकान भूल गया। हालांकि ये पंक्तियाँ बहुत अर्थपूर्ण है, पर मैं इसके एक शब्द के बारे में बात करूंगी। मैं आपसे कहूंगी कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी अपनी भूमि हो, अपनी ज़मीन हो और उस पर हमारा मालिकाना हक हो। हमारी ख्वाहिश होती है कि छोटी सी जगह ही क्यों ना हो, पर हमारी अपनी ज़मीन तो होनी ही चाहिए जिस पर हम सुकून से रह सके, अर्थोपार्जन के बहुत सारे काम भी कर सके। और जब हमारे पास अपनी ज़मीन हो जाती है ना, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई चिंता करने की बात नहीं है, हमने तो अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली। जब रजिस्ट्री का जिक्र करते हैं ना दर्शकों, तो एक ऐसे बंधन की रजिस्ट्री की भी बात आती है, एक ऐसे रिश्ते की रजिस्ट्री की भी बात आती है जिसे हम शादी कहते हैं। तो चाहे ज़मीन की रजिस्ट्री हो और साथ ही शादी की रजिस्ट्री हो, जिसे मैरिज रजिस्ट्रेशन कहेंगे, इन सब की प्रक्रिया भी होती है जिसके बारे में जानकारी होना अहम है। ठिठक गए हैं आप, और पता है आपको कि आज जो जानकारियाँ हमारे पास है वो अहम है, क्योंकि इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे और साथ ही हमारी जो न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आया है, भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ देने वाले हैं। पर फिलहाल मैं बात करूंगी उस जानकारी की जो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। जीवन को सफल बनाने के लिए उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, और मैं बात कर रही हूँ अनमोल वचन की। छोटी सी पंक्तियाँ होती हैं, कथन छोटे भी होते हैं पर बड़े अर्थपूर्ण होते हैं, और उन्हें ध्यान में रखना, जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं आज का अनमोल वचन। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कि हम बातें करेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़ी हुई और मैरिज रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं श्री तारकेश्वर पांडे जी। आप डिस्ट्रिक्ट सब मजिस्ट्रेट भोजपुर पटना के पद पर पदस्थापित हैं। आपको बताते चलूँ कि आपने ये सेवा 48th BPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ज्वाइन की है। तो चलिए स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री तारकेश्वर पांडे जी का। सर अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जब भी गुड गवर्नेंस की बात आती है ना, तो ये जो हमारी व्यवस्था है वो बहुत अहम हो जाती है, और उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनके माध्यम से जो जनता के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो उन तक पहुंचते भी हैं। और दर्शकों, जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करती हूँ ना, तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे लिए बड़ी अहम स्थान रखता है ये हमारे लिए। और फिलहाल हम आपको दिखाएंगे पंचायती राज व्यवस्था पर सॉफ्ट स्टोरी। वापस आने के बाद इससे जुड़े हुए पहलुओं पर और साथ ही रजिस्ट्रेशन पर हम बातचीत भी करेंगे। आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ये सॉफ्ट स्टोरी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जब तक ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित नहीं किया जाता, तब तक समग्र रूप से राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। बापू के इन सपनों को साकार करती है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत की लोकतांत्रिक संरचना की मूलभूत इकाई उसकी पंचायतें हैं। पंचायती राज व्यवस्था में भारत स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना और शासन व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था गांव को स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो पाता है। भारत में पंच परमेश्वर की अवधारणा बहुत पुरानी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय स्वशासन की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, जिसका उल्लेख लगभग 250 ईसा पूर्व तक मिलता है। प्राचीन काल में ग्राम प्रधान और पंच ग्रामीण मामलों का संचालन करते थे।
वर्तमान पंचायती राज प्रणाली गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सत्ता के हस्तांतरण की एक पहल थी, जिसका प्रारंभ 1959 में हुआ, जब भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए प्रथम राज्य आयोग की स्थापना की। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों ने पंचायतों का गठन किया और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में हमारे देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं और लगभग 30 लाख पंचायत प्रतिनिधि हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर विभाजित है। ग्राम पंचायत सबसे नीचा स्तर है और एक गांव या एक समूह गांव का स्थानीय प्रशासनिक इकाई होती है। इसमें ग्राम प्रधान यानी मुखिया या सरपंच और अन्य पंच होते हैं, जो गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं, विकास कार्यों की योजनाएं बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन करते हैं। ब्लॉक पंचायत, इसे पंचायत समिति कहा जाता है। यह कई ग्राम पंचायतों का समूह होता है और इसे स्थानीय स्तर पर मध्यवर्ती प्रशासनिक इकाई माना जाता है। ब्लॉक पंचायत की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन और समन्वयन करना है। जिला पंचायत, यह पंचायतों का सबसे ऊपरी स्तर है, जो जिले की कई ब्लॉक पंचायतों का समन्वयन करती है। जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रमुख होते हैं और ये जिला स्तर पर विकास कार्यों की योजना और निगरानी करते हैं। तीनों स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हमारे देश में पंचायती राज प्रणाली कई तरह से अपने भूमिका और दायित्वों का निर्वहन करती है और इसके कई लाभ भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय लोगों को अपने मुद्दों और समस्याओं के समाधान में भागीदारी मिलती है। इससे स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिलता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोग अपने गांवों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रासंगिक और त्वरित होता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसके लोकतंत्र की नींव ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था ने विकास की किरणों को गांव तक पहुंचाने का काम किया है, फिर भी अभी सुधार की बहुत जरूरत है। पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पंचायतों के अधिकारियों और सदस्यों को प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें। स्थानीय लोगों को पंचायतों के कार्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियानों का अभियोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इस व्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उपयुक्त सुधारों और संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से इसे और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया जा सकता है। और दर्शकों, आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्रामीण विकास के लिए बेहद अहम भूमिका निभाती है। जब ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जो मसले हैं वो कम उठते हैं, तो फिर जो गवर्नेंस है वो भी सही तरीके से काम करता है और यहाँ बड़ी भूमिका हो जाती है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की। तो आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। मैं आपको पुनः बताते चलूँ कि आज हमारे साथ हैं श्री तारकेश्वर पांडे जी। आप डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार भोजपुर पटना में पदस्थापित है। सर, पुनः स्वागत है आपका। और मैं बातचीत की शुरुआत इस सवाल से करना चाहूँगी कि इस पद पर जो मुख्य कार्य हैं या जो मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं? एज ए रजिस्टरिंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार जो निबंधन कार्यालयों का दायित्व होता है, उसमें मुख्यतः जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, जो ज़मीन आप खरीदते हैं या बेचते हैं, उसका निबंधन होता है। इसके अलावा अगर कोई पुराना जो रजिस्ट्री हुई है उसका आप नकल निकालना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं किसी विशेष ज़मीन के बारे में, तो खोज और नकल की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर आप अपने ज़मीन पे कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें एक अनिवार्य उसका एक पक्ष होता है ऋण अवभार प्रमाण पत्र। तो वो ऋण अवभार प्रमाण पत्र जो है वो निबंधन कार्यालयों द्वारा जारी किया जाता है। और इस सबसे अलग एक जो दायित्व होता है वो होता है मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में। जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते हैं वो विवाह पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस रूप में 2 काम जो
शादियां हो चुकी हैं उनके विवाह का निबंधन होता है। इसके अलावा कोर्ट मैरिज, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि आप सीधे जो है अगर कार्यालय में आकर के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज का भी कार्य निबंधन कार्यालयों में होता है। जी जी। तो ये तो आपने संक्षिप्त जानकारी हमें दी कि कौन कौन सी मुख्य जिम्मेदारियां इस पद पर आप निभा रहे हैं। मैं बातचीत में जो पहला और इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं कहना ये चाहूँगी कि जब भी हम ज़मीन लेने की शुरुआत करते हैं और हम सबकी इच्छा होती है कि हमारे पास एक ज़मीन हो, चूँकि आप इसमें लगातार काम कर रहे हैं, तो अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? यहाँ से बातचीत की शुरुआत। बहुत ही अच्छा सवाल है जी। चूँकि हम लोग जब भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो खरीदने के पहले की सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस ज़मीन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसका स्वामित्व उसके पास है कि नहीं है। सामने जो खड़ा व्यक्ति है उसके हिस्से की वो ज़मीन है कि नहीं है। तो इसमें दो पक्ष आ जाते हैं। जो व्यक्ति उसके स्वामी होने का दावा कर रहा है, उसकी वो खरीदी हुई ज़मीन है या उसको वो पैतृक रूप से मिली है, ये महत्वपूर्ण है। अगर वो खरीदी हुई है और उसके नाम से जमाबंदी कायम है अंचल कार्यालय में, दाखिल खारिज उनके नाम से किया हुआ है, तब तो फिर कोई समस्या नहीं है। तब आप सीधे ये देख लें कि जो रकबा आप खरीद रहे हैं, जो 4 डिसमिल मान लेते हैं आप खरीद ले रहे हैं, तो 4 डिसमिल की जमाबंदी उनके नाम से है कि नहीं है। अगर वो ज़मीन खतियानी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें अगर उनके नाम से फिर जमाबंदी कायम है तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, उनके पिताजी के नाम से कायम है, उनके दादाजी के नाम से कायम है, तो फिर ये देख लेना महत्वपूर्ण होगा कि उनके हिस्से में उतनी ज़मीन आती है या नहीं आती है जितना आप उनसे खरीद रहे हैं। होता क्या है कि आप खरीद रहे हैं 5 डिसमिल या 10 डिसमिल ज़मीन खरीद रहे हैं और उनका जो शेयर है वो 10 डिसमिल का ही नहीं रहा है, 5 डिसमिल का आ रहा है। तो फिर वो विवाद का जो न्यायालयों में आज देखेंगे आप, तो लगभग 70% से ज़्यादा मामले ज़मीन से जुड़े हुए हैं निचली न्यायालयों में। जी। तो ये आपने अच्छी बात ये बताई कि जब हम ज़मीन खरीदने की सोचते हैं तो हमें पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि जिससे हम ज़मीन खरीद रहे हैं क्या उनके नाम पर ही ये ज़मीन है या नहीं, और अगर ये पैतृक संपत्ति है तो कितना भाग उन्हें मिला है और क्या वो उतना ही भाग बेच रहे हैं। इसके अलावा जब हम ये जान लेते हैं कि ज़मीन सही है, तब सवाल आता है कि हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जान लें। तो जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है इसमें क्या करना होता है, कहाँ आवेदन करना होता है और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो क्या क्या होते हैं? इस पे आने के पहले थोड़ा सा मैं और इसमें इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। ज़रूर सर। कि जब आप ये देख लेते हैं कि हाँ उनका उतना हिस्सा है, तो उसके पहले आप रजिस्ट्री पे जाने के पहले उसकी घेराबंदी करा लें। आप ठीक है, आप उसका जो है पक्का घेराबंदी नहीं करा सकते, उसमें ज़्यादा खर्च लगा रहा है, तो कम से कम कुछ पिलर्स ही डाल दें उसमें। उससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति का उस पर, किसी अन्य व्यक्ति का उस पर क्लेम है, कोई दावा है, तो वो उस दौरान सामने आ जाता है और आप उससे फिर उसका आपको देख लेते हैं कि हमको आगे इसमें रजिस्ट्री करानी है अथवा नहीं करानी है। जी। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात आपने कही और मेरे दूसरे सवाल का जवाब देने के पहले आपने बात जोड़ा और मैं समझती हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण भी है जो जानकारी आपने दी कि घेराबंदी कर लेनी चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जब भी हम ज़मीन की ख़रीद बिक्री करते हैं तो हम कितने जतन से अपने ज़मीन की देखभाल करते हैं, क्यों नहीं हम उतने ही जतन से अपने इस सुंदर काया की देखभाल करें, अपने शरीर की देखभाल करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में योग का समावेश करें और हम तो बस यही चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं योग विहान के माध्यम से, सिखाते हैं नए नए आसन भी। फिलहाल आपको दिखाते हैं योग विहान और जानिए तो सही आज योग विहान में कौन सा नया आसन आप सीखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ चक्की चालन। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसके कारण महिलाओं को बहुत तरह की रोग उत्पन्न हो चुकी हैं, जैसे पीसीओडी, मेंस्ट्रुएशन समय पे ना आना, कम उम्र में मेंस्ट्रुएशन आ जाना, गर्भाशय में सूजन रहना, बच्चियों को बहुत तरीके की तकलीफें होना, गैस होना, कब्ज होना,
तोंद बाहर आ जाना, इसके लिए आज हम करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। तो मैं दिव्या शर्मा आपका स्वागत करती हूँ योग कैप्सूल, इस बिहार बिहान के योग कैप्सूल में। आज करेंगे हम चक्की चालन। दोनों पैरों को सीधा खोल लेंगे, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी 1 फीट की। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, कमर को थोड़ा पीछे करेंगे, सांस को खाली करते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे, भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। जितना आगे हो सके झुकेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपके गर्भाशय का मसाज हो रहा है, गर्भाशय का बाहर निकल जाना, टाइम से पीरियड का ना आना या फिर पीरियड आना तो बहुत पेन होना। इसके लिए ये रामबाण है चक्की चालन। 5 बार क्लॉकवाइज करते हुए 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, रिवर्स। सांस को खाली करते हुए आगे, सांस को भरते हुए पीछे। चक्की चालन का अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से करेंगे। सांस को खाली करेंगे आगे, सांस को भरेंगे पीछे, खाली करते हुए आगे, भरते हुए पीछे। ये आप हर दिन करेंगे। ये चक्की चालन का अभ्यास हम महिला कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी। ये पीरियड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद हम करेंगे। इससे आपका गर्भाशय मजबूत होगा, आपकी बढ़ी हुई तोंद भी कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। और दर्शकों, योग बिहान के पश्चात अब बातचीत का सिलसिला पुनः शुरू करते हैं। आपको बताते चलूं कि आज हम बातचीत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार श्री तारकेश्वर पांडे जी से। सर, पुनः स्वागत आपका। और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत में आपने ये बताया कि कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जो आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कैसे शुरुआत होती है, कहाँ जाना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? जी जी। सबसे पहले जब भी आप रजिस्ट्री के लिए आते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि उसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी की चार्जेबिलिटी क्या है। अच्छा। और वो डिपेंड करता है आपके ज़मीन के मूल्यांकन पे। ज़मीन या फ्लैट जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मूल्यांकन कितना, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला ये करना चाहिए कि आप निबंधन कार्यालय जा कर के, मे आई हेल्प यू बूथ्स लगभग सभी कार्यालयों में बने हुए हैं, वहाँ पे जा कर के आप जो ज़मीन बेचना या ख़रीदना चाहते हैं उसका मूल्यांकन करवा लें। मूल्यांकन के में ही एक और पहलू है कि अगर वो शहरी क्षेत्र की भूमि है तो उसकी स्थल जांच पहले की जाती है और स्थल जांच के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आप अगर शहरी क्षेत्र की भूमि है तो एक फॉर्म भर दें, फॉर्म भरने के अगले दिन या उसी दिन उसका मूल्यांकन जांच करके मूल्यांकन कर दिया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी जब आपको पता चल जाती है तो वहीं पर निबंधन कार्यालय में ही उसका काउंटर बना हुआ है। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साइट पे जाके खुद भी पेमेंट कर सकते हैं, या जो काउंटर बने हुए निबंधन कार्यालय में वहाँ पर भी आप जा कर के जमा कर सकते हैं। जब आप ये स्टाम्प ड्यूटी जमा कर देते हैं, चालान जो आप जनरेट कर लेते हैं, तो फिर आप दस्तावेज खुद भी तैयार करवा सकते हैं। निबंधन कार्यालयों के मे आई हेल्प यू बूथ पे भी इसकी सहायता की जाती है। इसके अलावा दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता भी होते हैं इसकी मदद के लिए। उनके माध्यम से आप दस्तावेज तैयार करा करके चालान के साथ आप आधार जो आपका सभी खरीद बिक्री करने वाले और 2 पहचानकर्ता होते हैं, उनका भी आधार कार्ड लगता है। अच्छा। अगर 10 लाख से ऊपर की संपत्ति है तो उसमें आपको पैन कार्ड अनिवार्य है, मोबाइल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों के साथ आप डॉक्यूमेंट जमा कर दें। आधे से 1 घंटे में अगर डॉक्यूमेंट सही है आपका तो आधे से 1 घंटे में निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। ये तो बहुत सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल सरल बहुत है। सरल है जो आपने जानकारी दी। क्योंकि जब सुनने में ऐसे आता है ना, तो बहुत बारी ये भी कहा जाता है कि रजिस्ट्री कराना है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। पर मैं देख रही हूँ, जैसा कि आपने बताया कि आप जब निबंधन कार्यालय जाते हैं तो वहाँ मे आई हेल्प यू डेस्क होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वहाँ से बड़ी आसानी से जानकारी ले सकते हैं। जो प्रक्रिया है उसका पालन करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट करें, और जैसा कि हमारे मेहमान ने बताया कि आप बड़ी आसानी से अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी, सुनने में ये आता है कि महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में कुछ कम लगता है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो जो हमारी महिला दर्शक हैं
उनके लिए सवाल आपसे। जी, महिलाओं के पक्ष में स्वामित्व, भूमि स्वामित्व बढ़ाने के लिए सरकार जी। के द्वारा वर्ष 2013 में ही ये निर्णय लिया गया था और स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी में 0.4% की छूट अगर महिला क्रेता है अच्छा। उनके पक्ष में दी जाती है। जी, तो ये अच्छी पहल है सरकार की, और महिला अगर कोई ज़मीन लेना चाहती है तो यहाँ भी उसे सहायता प्रदान की बिल्कुल। जाती है। धीरे धीरे जो समय है ना सर, वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो ई रजिस्ट्रेशन पर भी काम चल रहा है, संक्षेप में बताएं। अ, हर व्यक्ति के पास समय की कमी है, हर व्यक्ति चाहता है कि सुविधाजनक तरीके से और उनके हिसाब से काम हो जाए। तो ई रजिस्ट्रेशन की जो संपूर्ण प्रक्रिया की जो अवधारणा है वो एनी टाइम एनीवेयर के कॉन्सेप्ट पर है कि आप कहीं पे भी बैठे हैं और अपना आप टाइम शेड्यूल कर सकें कि जी। आपको कब रजिस्ट्री के लिए आना है। तो इसी के तहत एक नया सॉफ्टवेयर विभाग के द्वारा अभी अच्छा। प्रोजेक्ट बेसिस पे 10 कार्यालयों में ये शुरू किया गया है और जैसा कि सूचना है कि सब जल्दी ही सारे कार्यालयों में शुरू की जाएगी। जी जी। इसके तहत आप अगर दिल्ली में भी बैठे हुए हैं तो आप अपने जो भी आपको रजिस्ट्री करानी है आप स्वयं उसकी एंट्री करके और अपना शेड्यूल कर सकते हैं कि फला टाइम में अपनी बंधन कार्यालय आकर के ये इसकी बहुत अच्छी रजिस्ट्री बात कराना आपने चाहते हैं। बताई कि इस ओर भी प्रयास हो रहा है, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, साथ ही जी, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। बहुत बहुमूल्य जानकारियाँ आज आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आज समय निकाल कर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको बताते चलूं कि अब बारी है हमारे दूसरे मेहमान से मुलाकात की। आज हमने स्टूडियो में अपने दूसरे मेहमान को भी आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं श्री विंध्याचल राय जी। आप अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में दर्शकों, और साथ ही आपको बताऊं कि आप भारत सरकार के सीनियर सेंट्रल काउंसिल के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। आइए स्वागत करिए हमारे आज के दूसरे मेहमान श्री विंध्याचल राय जी का। सर अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जो हमारा अभी का समय है वो भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए भी अहम है क्योंकि 1 जुलाई से जो भारतीय न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया और भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू की गई है। बहुत सारे इसमें ऐसे बदलाव लाए गए हैं जो अभी के बदलते हुए परिवेश के साथ ज़रूरी भी हैं। और दर्शकों, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले थोड़ी जानकारी इस भारतीय न्याय संहिता 2023 से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। इस पर ये सॉफ्ट स्टोरी। वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता में नवगठित सरकार द्वारा किए जाने वाले बड़े बदलाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आपराधिक संहिता है, जिसे पहले कानून आयोग के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। ये तो हुई इन कानूनों की जानकारी। अब बात करें बदलाव की, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर उसमें बदलाव करना है। ये विधेयक इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और अब बात करते हैं कि क्या है इन बदलावों की खासियत और उनकी ज़रूरत। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक के बारे में। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं। यह विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है।
विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। अब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। यह डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह विशेषज्ञ की सलाह को मेडिकल राय, लिखावट, विश्लेषण जैसे साक्ष्यों के रूप में मान्यता देता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। और अंत में कुछ बातें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विधेयक यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है। यह विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों में सूचित करना अनिवार्य करता है। इस विधेयक के अनुसार पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़िता से परामर्श करना अनिवार्य है। यह फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है। इन बड़े बदलावों के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। दर्शकों, आपने देखी ये सॉफ्ट स्टोरी भारतीय न्याय संहिता 2023। जब इस तरह के नए परिवर्तन आते हैं ना, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो आम जनता है उन तक सही जानकारी की पहुंच हो, और इसीलिए हमने आज आमंत्रित किया है पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री विंध्याचल राय जी को। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विंध्याचल जी, अगर मैं बात करूं इस बड़े परिवर्तन की, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन आया है उसमें भारतीयता का समावेश लाने की कोशिश की गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत। मैं चाहूँगी कि जो हमारी न्याय व्यवस्था हमारे देश की पुरातन समय से है वो बहुत ख़ास है और बहुत विशेष भी है। एक अधिवक्ता के शब्दों में मैं जानना चाहूँगी कि वो जो व्यवस्था हमारी प्राचीन व्यवस्था थी उसका कैसे प्रभाव आज के इस परिवर्तन पर दिखता है। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 कानून जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चले आ रहे थे, उसमें भारतीय दंड संहिता जो 1860 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से दिया गया है। दोनों में अंतर है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, चूँकि ब्रिटिश उपनिवेश को, कॉलोनियल सिस्टम जो उनका था, उसको स्थापित करने के लिए ये कानून बना था। चूँकि अंग्रेजों का राज था, उनको अपना राज चलाने के लिए भारतीयों के न्याय से उन्हें मतलब नहीं था। उन्हें था कि हमको अपना राज चलाना है, तो इसलिए दंड का प्रावधान किया कि डर से लोग हमारी हुकूमत को माने, और नहीं मानेंगे तो फिर उन पर दंडिक कार्रवाई होगी। अब ये सरकार आई है, ये मौलिक अवधारण आया कि हमारे यहाँ दंड का नहीं न्याय का अवधारण रहा है, इसीलिए उस दंड विधान के स्थान पर न्याय विधान किया गया। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता किया गया। जो दंड प्रक्रिया संहिता था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया। यानी हम एक तो अपने नागरिकों को सुरक्षा देना चाहते हैं, दूसरा है कि हम न्याय देना चाहते हैं। बिल्कुल। दंड का कंसेप्ट हमारा है ही नहीं।
अब देखिए ना, भारत में आदिकाल से अगर जाएंगे तो यहाँ पंच परमेश्वर का विधान था। तो पंच परमेश्वर शब्द में न्याय शब्द ही आया है कि पंचों ने न्याय किया, पंचों ने दंड दिया, ये कहीं नहीं है जी। क्योंकि दंड एक न्याय व्यवस्था का एक पार्ट है, सब कुछ वही नहीं है। आपके साथ गलत हुआ, आपको न्याय दिलाने के लिए अगर किसी को दंडित किया गया तो उसका एक पार्ट हुआ। सही कहा। लेकिन सीधे दंड एक सिर्फ भय दिखाना, भय दिखा के करना, ये उनका राज का। हम जब नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं तब न्याय की बात करते हैं, और इस कारण से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी। क्या है कि जो अंग्रेजों ने राज किया इस देश पर, सब कुछ तो इस देश का था। जिस समय कोई यूनिवर्सिटी क्या होती है पूरी दुनिया में, ये जानकारी नहीं थी लोगों की। उस समय इस देश के अंदर में 3 विश्वविद्यालय चलते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो जब यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ, जिस समय लोकतंत्र क्या होती है ये लोगों को नहीं मालूम था। उस समय हमारा इसी बिहार के वैशाली में गणराज्य की स्थापना थी, जहाँ की जनता अपना शासक तय करता था। तो जब न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा, विश्वविद्यालय हमारा, और बाद में होने लगा कि ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश कानून, ये सब कुछ यहीं से हुआ है। पढ़ाया जाता है ऑस्टिन को, हीगल को, सामंड को कि ये लोग जुरिस्प्रूडेंस रहे हैं। उससे बड़े बड़े दार्शनिक अत्रि, याज्ञवल्क्य जैसे सैकड़ों जुडिशियल चिंतक इस देश में रहे हैं, जो कैसे न्याय चले और लोगों के बीच में चले। शादी विवाह होता था हम लोग के यहाँ, उसमें बारात जाना, ये साक्ष्य अधिनियम का एक पार्ट था कि इतने लोगों ने देखी कि शादी हुई। जो आज के डेट में मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि इनकी उपस्थिति में हुआ, ये तो सदियों से इस देश में चला आ रहा है कि बारात जब जाती है, उस समय बच्चा हुआ, उस समय लोग निमंत्रित करते कि हाँ इनका ये बच्चा है। ये एक तरह से साक्ष्य अधिनियम का पार्ट था। ये सब चीज तो हमारी मौलिक चिंतन में इस देश की व्यवस्था में रही है, जिसको दुनिया ने अनुकरण किया। लेकिन बाद के दौरान इसको ऐसा एस्टेब्लिश किया गया कि ये दुनिया ने बनाया और हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और इस भारतीयता के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि आप हमारा जो मूल चिंतन है न्याय सिस्टम, इसका हमने इसमें लाया है। और आने वाले समय में दुनिया कई देश इस चीज को उठाएंगे, आप देखिएगा। और मुझे अच्छी बात ये लगी ना कि आपने बहुत अच्छे से ये बताने की कोशिश की कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें तो पहले से ही सारी चीज़ें मौजूद थी। अब अगर उसको इस कानून में लाने की कोशिश की गई है तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और बहुत सही बदलाव भी है। अगर मैं बात करूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाए गए हैं। मैं शुरुआत करूंगी और बातचीत इस विषय पर करना चाहूँगी जिसे हम यौन उत्पीड़न कहते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो सुरक्षित हो, तभी तो वो आगे बढ़ सकेंगी। हम बातचीत कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता 2023 और ख़ास करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर कई बड़े परिवर्तन लाए गए हैं। मैं चाहूँगी कि एक तो संक्षेप में उन परिवर्तनों के बारे में जिक्र करें, और साथ ही जो यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए प्रावधान लाए गए हैं उन पर भी विशेष बातचीत करें। बताएं हमें। देखिए, सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन किया गया है जी, इसमें कि 0 FIR। आप कहीं भी किसी अपनी घटना के संदर्भ में किसी भी थाना में अब FIR करा सकते हैं। पहले क्या था कि जुडिक्शन के इशू पर ही आधे लोग को परेशानी बनी रहती थी कि मेरे साथ कोई घटना घटी तो हम कहाँ FIR करावें। और ये व्यवहारिक पक्ष है कि 2 थाने के बीच के मामला मैक्सिमम जुडिक्शन को लेकर टकराहट होती है। बहुत बार तो होता है कि बॉर्डर लाइन पे है तो हमारा है कि हमारा है, बिल्कुल। ये तय करने में ही पुलिस की आनाकानी होती थी FIR दर्ज करने में। इसलिए अब इसको 0 FIR किया गया कि आपके साथ कहीं अगर घटना होती है तो कहीं भी किसी भी थाना में आप FIR करा सकती हैं और उनको दर्ज करना होगा। फिर वो जुडिक्शन तय करके संबंधित थाना को भेजेंगे। अब उनकी जवाबदेही हो गई, ये पुलिस की जवाबदेही हो गई कि जुडिक्शन तय करके उस थाना करना। तो इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अब आप मान लीजिए कि जबलपुर की रहने वाली है और पटना आई है, यहाँ कोई तुरंत आपकी ट्रेन भी है और तुरंत कुछ चीज़ वैसा आता है जहाँ कि आपको छोड़ के जाना ही जाना है, ट्रेन पकड़ना ही पकड़ना है। आप जाइए वहाँ, फिर
दर्ज कराइए, फिर वहाँ से मैटर आएगा, इन्वेस्टिगेट होगा। बहुत बढ़िया तो कदम। इससे लोग को एक बहुत बड़ी राहत मिली जी, है जी। इससे। दूसरा है कि अब आप ई मोड में भी कर सकती हैं, जाकर ही देना नहीं है, अगर आप ईमेल से भी भेज रही हैं तो वो भी आपको अब दर्ज करना है। तो आप जो आने और जाने की परेशानी रहती थी वो चीज़ समाप्त हो गया। कई बार व्यवहारिक रूप में थाना में आप दे दिए, थाना रिसीविंग नहीं देता था, जी। दर्ज नहीं करता था, आप दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसको कहा इस सरकार ने कि नहीं, आप मेल कीजिए, आपका वो दर्ज होगा। और दर्ज नहीं, उस तुरंत उसके बाद आपको कम्युनिकेट भी करना है, वो थाना से आपको कम्युनिकेट भी होगा कि आपका ये मामला प्राप्त हुआ, अब इसको दर्ज कर लिया गया है। तो उस चक्कर में भी नहीं रहना है कि हमारा क्या हुआ नहीं हुआ। अब उनकी जवाबदेही हो गई, प्रशासन की जवाबदेही हो गई कि आपको सूचित करना। एक बड़ा परिवर्तन है। आपने महिलाओं के संबंध में कहा, तो एक तो कहा गया कि 18 साल से कम की उम्र का अगर कोई रेप या वैसी घटनाएं होती है तो इसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक का प्रावधान किया गया। मॉब लिंचिंग को भी कठोर लाया गया। और इसमें 3 परिवर्तन जो लाया गया है कि आपको पुलिस को 60 दिन के अंदर में अब चार्जशीट देना है। जी। और चार्जशीट जब आप दे दिए तो उस पर कॉग्निजेंस भी लेना है। और जजमेंट जो होते थे वो बहुत बार न्यायिक कई कारणों से विलम्ब में ऑर्डर रिजर्व हो गया और चला आ रहा है, उसको कहा कि नहीं 45 जिस दिन आप अंतिम सुनवाई हुई तो 45 दिन के अंदर में आपको ऑर्डर डिलीवर कर देना है। एक भाई तीसरा चीज़ क्या है कि कई बार होता था कि एक गवाह आया, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, एक्यूज्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें कई बार केस लिंगर होता था, उसको कहा कि नहीं आएंगे 90 दिन के बाद तब भी न्यायिक कार्रवाई चलेगी, त्वरित न्याय मिलेगा। हाँ, आप इसको लिंगर नहीं कर सकते हैं। जी जी। दूसरा इसमें इस बार अब ई अपीयरेंस की व्यवस्था की गई। आप फिजिकली ही नहीं, आप ई कोर्ट रूम के द्वारा, ई अपीयरेंस के द्वारा भी आपकी गवाही और ये होगी और उसकी मान्यता है। इसके अलावा आप जो ई साक्ष्य की बात होती है तो उसको भी कहा गया कि ई साक्ष्य के रूप में भी रिकॉर्डिंग जो होगी उसकी मान्यता होगी, उसकी जांच होगी। पहले मैक्सिमम इसी पर आता था कि इसकी लीगल वैलिडिटी है नहीं है, ये सब कई कारणों से है। एक बड़ा परिवर्तन ई कम्युनिटी सर्विस का लाया गया है। जी। जैसे इस पहले क्या था कि एक रोटी आप चोरी करते हैं उसके लिए भी वही सजा है, और एक सोना उनका चोरी कर रहे हैं उसकी वही सजा है। पहले भी हमारे यहाँ था कि अगर छोटे छोटे अपराधों के लिए जो पंच परमेश्वर की मैंने बात की, उसको सुलहनामा कर लिए, उसको डांट डपट कर दिए, उसको मंदिर में सेवा में लगा दिए, ये पहले होता था, लंगर सेवा में लगा दिए, ये सब चलता था। वो इस बार कानूनी रूप से दिया गया है कि छोटे छोटे इशू को कम्युनिटी सर्विस से जोड़ा गया है कि उनको जेल भेजने की बजाय कम्युनिटी सर्विस में लगाइए, तो लोगों की सेवा करे, वही उसको मान लिया जाएगा कि हो गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है और इस चीज़ की नकल पूरी दुनिया में अब होने जा रही है। जी जी। ये सब परिवर्तन हुआ है जिसके कारण से आपको क्या लगता है कि जो मुख्यतः जो आम जनता है, संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्या लाभ मिलने वाला है? आम जनता को बताया कि इतने उनको राहत है, त्वरित न्याय, और जो भी दोषी व्यक्ति हैं वो बच नहीं सके। बिल्कुल। जब नहीं बचेंगे तो लोग अपराध करने से डरेंगे, नहीं तो जो न्याय व्यवस्था के कमियों को लोग लाभ लेकर के लंबे समय तक माखौल उड़ाते थे न्याय व्यवस्था का, अब उनमें डर पैदा होगा। डर पैदा होगा तो अपराध करने शुरू करेंगे। जिनके साथ अपराध होगा, जब उनको दंडित होगा एक्यूज को, तो उनको भी लगेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ। जी जी। महिलाओं के लिए विशेषकर से ये हर प्रावधान किए गए हैं। उनको अगर कोई घटना होती है तो 24 घंटा के अंदर में उनको मेडिकल कराना है। जी जी। और 7 दिन के अंदर में डॉक्टर को रिपोर्ट भी देना है। तो मैं समझ सकती हूँ, और मैं सराहना आपकी इस बात के लिए करूँगी कि जो ये नागरिक सुरक्षा संहिता है और जो बदलाव लाए गए हैं उसे बहुत ही संक्षेप में मूल बातों को आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकाल कर हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में बातचीत में शामिल होने के लिए। आभार आपका। और दर्शकों, आज हमने 2 मुख्य क्षेत्रों पर बातचीत की। हमने रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपको दी और साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आई है 2023, इस पर भी चर्चा की।
अब आपको बताते चलूं कि अन्य कार्यक्रम जो आज आप डीडी बिहार पर देख पाएंगे उनमें मुख्य कार्यक्रम क्या क्या हैं। आपको बताऊं कि दोपहर 1:30 आप देख पाएंगे कार्यक्रम दर्पण, साथ ही 4:30 शाम समय है कार्यक्रम गांव घर का, और 5:30 पर शाम को हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन आप देख पाएंगे। तो अनवरत ये सिलसिला जारी रहेगा डीडी बिहार पर। इन कार्यक्रमों का आनंद जरूर उठाइएगा। पर हमारा रास्ता आपसे बहुत गहरा है और हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। सुबह सुबह आपको हमारा साथ कैसा लगता है। तो इसके लिए आपको हमें ख़त भेजने होंगे, हमें ईमेल भेजने होंगे, और नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।